तो आज हम लोग रेंज रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो छोड़ा था उसके आगे ही हम लोग चल रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। इसकी रेंज हमें निकालनी है, मतलब y की रेंज निकालनी है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक आ गया इसमें, तो हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर एक साइड ले जाओ, ये वाला x में क्वाड्रेटिक है तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट तो नॉट इक्वल टू 0 है ही। और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी d जो है उसकी d की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी कर देंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक से। 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4y माइनस 12 ग्रेटर और इक्वल टू 0। 4y कट जाएगा, ये बन गया y स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये वेवी कर्व से हमें पता चल गया यहाँ पे -2√2 और 2√2 इसके रूट्स हैं। तो पॉजिटिव के लिए y बिलोंग्स टू ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमें रेंज पता चल गई है। अब इसी से रिलेटेड जो हमने लास्ट जब एंड में बताया था, तो एक z का भी यूज कर रहे थे। तो वो z का यूज कैसे करना आगे हम लोग यही सीखेंगे थोड़ा बहुत। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा होता, ये हमने पूरा किया अभी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मान लो इससे लिखा है, ये लिखा है। तो इसमें क्या है कि ये जो चीज लिखी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन रूट के अंदर है। तो इसमें स्क्वायरिंग करो और फिर x इधर उधर, x को इधर ले जाओ, फिर उसके बाद देखो। तो उससे अच्छा है कि जो हमें बेसिक मेथड पता है उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। नहीं भी जानते तो हम लोग, जैसे ये अभी सॉल्व तो किया है, मानो नहीं हमें पता था तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अलग से। तो यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन है वो रेंज निकालना है। तो हमने यहाँ पे लेट कर दिया z इक्वल टू अभी ये z का कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से सीखना। z लेट कर लिया, अब इसको देखो, यहाँ पे y लिखा है और इसमें z लिखा है। अगर हम लोग इस z की रेंज निकालेंगे तो यही प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे, ठीक। पूरा फॉलो करेंगे। जो ये लिखा हुआ है, ये y लिखा था, तो यहाँ पे अभी क्या है, z है। तो z की जो रेंज आएगी, ये पूरा क्वेश्चन सेम है, तो z की जो रेंज आएगी ये आएगी, ठीक है। लेकिन हमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें रेंज y की रेंज निकालनी है, तो हम लोग z की हेल्प से निकालेंगे। z हमने बेसिक मेथड से सॉल्व किया है, ये जो लिखा था। y इक्वल टू है √z, ठीक। अभी हमें पता है कि अंडर रूट लगाया है तो z की नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते। तो जो -∞ से -2√2 है उसको हम लोग हटा देंगे। अब z की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 2√2 से इंफिनिटी तक। यानी y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2√2 की पावर 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक। यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है। तो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो y बिलोंग्स टू
2√2 की पावर हाफ से इनफाइनाइट। ठीक, समझ आया? तो ये हमने सिंपल क्वेश्चन था उसको कैसे देखा। अब क्या है कि इसमें अगर रूट लगा होता तो रूट लगा होने के बाद हमने अंदर वाला, क्योंकि वो सिंपल दिख रहा था तो हमने z मान के उसको सॉल्व किया। सॉल्व पूरा यही प्रोसीजर था, तो ये लिख दिया है। उसके बाद y इक्वल टू रूट z है, z की पॉजिटिव वैल्यू बस हमने रखी है और उसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे। अभी इसको लिखा रहने देते, इसको हटाते हैं। और इसमें जो रेंज निकाली थी हमने, वो उसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे जो y रेंज आई थी, y बिलोंग्स टू -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से इंफिनिटी। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग बेस की हो या ए मान लो, कोई भी 1 से बड़ा मान लो या 1 से छोटा भी ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है log 2। ठीक, ये 10 भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हमने लिख दिया। और इसके अंदर ये लिखा है। ठीक है, अब फिर से रिलेट करो। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अलग से। ठीक, हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो हम लोग को पता है log x के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे z। ठीक, तो जब इसको z मान लिया तो हमें फिर से z की रेंज पता है, क्योंकि वो क्वेश्चन वही था। z इक्वल टू क्या है, -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से इंफिनिटी। ठीक, अब log y इज इक्वल टू हो गया log z बेस 2, ये z है। ठीक है, log z बेस 2। तो log x के बारे में पता है। अगर यहाँ log x होता और x की वैल्यू जाती 0 से इनफाइनाइट, तो log की वैल्यू जाती है -∞ से इनफाइनाइट। यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना रहे, ये है log x का ग्राफ जब a क्या है, ग्रेटर देन 1। तो -∞ से इनफाइनाइट रेंज जाती है, लेकिन x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा। ये क्वेश्चन था, इसमें हमने इसको z ले लिया, z की वैल्यू ये लिखी है। अब जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं रख सकते, तो क्या रखना है, 2√2 से, यानी जो रेंज होगी वो आएगी y बिलोंग्स टू log 2√2 रख दिया, और इनफाइनाइट रखने में log की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि बेस 1 से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अच्छा, फिर से अभी देख लो z कैसे मानना है, क्योंकि z हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद ग्राफ से हमें समझ में आ जाता है कि कैसे आंसर लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी फिर इसका यूज करेंगे, देखना।
y is equal to greatest integer of ये है जी आई है, रेंज बतानी। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता है कि अगर हमें दो इंटीजर के बीच में वैल्यू है उसकी, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है वो जो छोटा वाला इंटीजर है उसके इक्वल होती है। ठीक है, अगर अंदर की वैल्यू इंटीजर है तो वही वैल्यू है जो उसकी अंदर वैल्यू इंटीजर है। तो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो x² - 2x + 3 अपॉन x - 1 है उसका हम लोग यहाँ के हिसाब से बता सकते हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो फिर से हमने क्या लिखा इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर z। अब z क्या है, ये z। यहाँ से देखो सेम बार बार क्वेश्चन लिख रहे हैं तो z वही है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना है तो ये जो लिखा है √2, 2√2 जो होता है 2 × 1.4 2.81। ठीक है, अगर हम लोग -2√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखें तो इसकी वैल्यू आएगी -3, और +2√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये GIF है। GIF के बारे में पता होगा सभी को। ठीक, तो अभी क्या रेंज हो जाएगा, -∞ से स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ तक वैल्यू तुम्हें रखनी है। हर बार क्या आएगा, इंटीजर आएगा बार बार। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर, और इसको लिख सकते हैं z, लेकिन उनमें से वो वाले इंटीजर नहीं होंगे जो हम लोग की वैल्यू नहीं मिल रही, जैसे -∞ से -3 तक मिल जाएगा। ठीक, 2 से लेके इनफाइनाइट तक मिल जाएगा। तो जो इंटीजर नहीं है वो माइनस करके लिख देते हैं। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो z अभी और समझ में आ रहा है क्योंकि जल्दी क्वेश्चन होता है उसकी हेल्प से, मतलब मेथड और भी होते हैं पर ये थोड़ा समझने वाला है, मतलब जल्दी होने के लिए। ठीक, अब इसको हटा दें। y इज इक्वल टू लिख दे sin cos x। अब ये भी क्या है, उसी हिसाब से है। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि z मान रहे थे, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो z मानेंगे वो इस हिसाब से मानेंगे जिसकी रेंज हमें आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट ठीक, तो z क्या होगा, -1 से 1 के बीच में। अभी y क्या हो गया, sin z। ठीक है, अगर अब जैसे हम लोग बोल रहे थे कि साइन का अगर आंसर लिखना है तो -1 से 1 होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन अगर कुछ लग गया मतलब sin x पे, तो वो पूरा आंसर -1 से 1 नहीं होता है। जैसे इसको यहाँ पे अब x के जैसे ट्रीट करो, sin z लिखा है, तो अगर हम लोग ये ग्राफ बनाए यहाँ पे जिसमें ये z है, ठीक है, तो z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। साइन का ग्राफ बना दो जरा इसमें, ये बनेगा। अब z1 पे मैक्सिमम वैल्यू sin 1 और -1 पे -sin 1। ठीक है, तो रेंज क्या होगी,
माइनस साइन 1 से साइन 1। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गया तो अपने आप आंसर में -1 से 1 नहीं आया, चेंज हो गया आंसर। चेंज मतलब उसके हिसाब से है कि कैसे फंक्शन आ रहा है और जिसकी वैल्यू हमें समझ में आ रही है कि अभी ग्राफ से हो रहा है। ठीक है, ये लिखा है। इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट है वो मतलब एक्स पे फ्रैक्शन पार्ट लगा हुआ है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे सीधा साइन एक्स नहीं है, साइन 2x नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे टू फ्रैक्शन पार्ट x को z मान लिया, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट x 0 से 1 के बीच में होता है, तो z इक्वल टू z कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, लेकिन 2 पे इनइक्वालिटी रहेगी क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट x 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अब सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन z। फिर से ग्राफ बनाएंगे, लेकिन जो ग्राफ होगा किसके बीच में बनेगा, 0 और 2 के बीच में। हमको पता है कि π/2 जो होगा वो 2 से छोटा होता है, 1.57, 3.14 से डिवाइड करेंगे तो 2 को। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा π/2 पे, फिर ये आएगा यहाँ पे ओपन, क्योंकि z की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है, 1 और मिनिमम 0, मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो अभी देखा z की हिसाब से वो वैल्यू दिख रही है, हमें कैसे बताना है। तो जो आंसर होगा वो y बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक। समझ में आ गया? तो z का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक में और जा रहे हैं। तो ये हमने लीनियर टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, a sin x प्लस b cos x प्लस b। इसमें क्या है कि सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रखो, जो भी तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे sin x है तो -1 और 1, cos x है तो -1 और 1, tan x है तो -∞ और +∞, cot x है तो -∞ +∞, sec x है तो -∞ से -1, फिर 1 और ∞। ठीक है, तो ये लीनियर है, तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया ये वाला 2 sin x प्लस 3 है, इसमें हमने sin x को रखा -1, तो y की मिनिमम वैल्यू आ गई। sin x को रखा 1, तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम हम लोग रखने के बाद ही बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि -1 रखने पे ही मिनिमम आए। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता तो ये पलट जाता। तो वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम हमें जब पता चलता है तभी हम लोग बता सकते हैं कि क्या रखने पे आ गया था वो मिनिमम। ठीक है, तो साइन एक्स को हमने -1 और 1 रख के आंसर निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन दिया है, उसमें साइन की जगह सेक एक्स लिखा है, तो सेक एक्स की जो वैल्यू है वो -∞ से -1 और 1 से ∞। तो हमने कहा कि यहाँ पे -∞ रख दो तो y -∞ जा रहा है, सेक एक्स -1 रख दो तो y की वैल्यू यहाँ -1 रखो तो y 1 आ रहा है। तो ये जो पार्ट है ये कवर हो गया इसके हिसाब से। तो y क्या हो गया, -∞ से लेके 1 तक, फिर 1 से ∞ रख दो, तो सेक एक्स ∞ रखा तो y ∞ जा रहा है, सेक एक्स जब 1 रखा तो y की वैल्यू 5 जा रही है। अब ये आंसर इसके लिए, अब ये तो ये मिला के पूरा यूनियन, क्योंकि वहां पे भी यूनियन था। ठीक है, तो जो भी लीनियर आएगा उसमें तुम्हें सीधे -1 और 1 sin x के केस में, cos x के केस में, tan और जो उनका फंक्शन की जो रेंज है उसके हिसाब से वैल्यू रखो और सीधे आंसर मिलेगा। ठीक है।
अब क्वाड्रेटिक होता है तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, लिखा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है, अगर सिंपल क्वाड्रेटिक होती एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन तो आंसर होता y का, जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं रेंज जब स्टार्टिंग में चल रहा था, माइनस डी बाई फोर ए से इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन सिंपल नहीं है, इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है उसमें एक्स पे कंडीशन है, तो कंडीशन क्या है कि उसको ऐसे देखा गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन है। यहाँ पे जो अगर हम लोग साइन एक्स को टी मान लें तो y क्या लिखा है ये, ठीक है। t की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं है, t की वैल्यू है माइनस वन से वन। आंसर अगर हम लोग t माइनस वन रख दें और t वन रख दें तो आंसर जो आएगा, जरूरी नहीं है कि वहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वही हो। तो जब भी क्वाड्रेटिक आए सबसे सही काम होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर से करो। तो यहाँ पे जो हमने साइन को टी माना है तो टी की वैल्यू है माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, ये टी स्क्वायर था, टी का कोफिशिएंट वन है तो वन बाई टू का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये बन जाएगा टी प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, ठीक है। अब यहाँ पे जो t है ये माइनस वन से वन है और ये एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये कांस्टेंट नंबर दिया, उसमें कोई नंबर ऐड कर रहे हो तो सबसे कम ऐड करोगे तो y की सबसे कम वैल्यू आएगी, और सबसे कम क्या हो सकता है, ये जीरो। और कहाँ पे होगा, अगर t की वैल्यू हम लोग रखें माइनस हाफ तो y क्या मिलेगा हमें, माइनस हाफ प्लस हाफ मतलब जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया और थ्री बाई फोर बचा, ठीक है। ये सबसे कम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए t को ऐसे रखो कि वन बाई टू में ऐड हो, अगर यहाँ माइनस होता माइनस हाफ तो t की वैल्यू माइनस में रखते हैं, लेकिन प्लस हाफ है तो t की वैल्यू प्लस में रखो, तो t की वैल्यू प्लस में कहाँ तक जा सकती है, वन तक। तो y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, t इक्वल टू वन पे आएगा, ये वन प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, थ्री समझ आया। इस पे जरूर ध्यान रखना। अभी इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसपे इस पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तुमको परफेक्ट स्क्वायर कर लेना, अगर सिंपल क्वाड्रेटिक नहीं है तो, क्योंकि इस पे रिस्ट्रिक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने के लिए तो परफेक्ट स्क्वायर में कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये लिखते हैं, इसमें क्या है कि cos x भी sin x जैसे ही है, माइनस वन से वन होता है, क्वाड्रेटिक है तो ज्यादा अच्छा है, परफेक्ट स्क्वायर कर लो। थ्री है तो थ्री बाई टू का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है।
cos x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस -9/4 प्लस 2, ये बन जाएगा cos x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, cos x प्लस 3/2 है, तो cos x प्लस 3/2 में cos x की वैल्यू -3/2 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो cos x -3/2 नहीं हो सकती, तो वो हम लोग नहीं रखेंगे। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता है तो फिर cos x की जो वैल्यू हो सकती है मिनिमम मैक्सिमम वही रखेंगे, तो -1 रखेंगे और cos x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर वाला नंबर 0 नहीं हो पा रहा था, क्योंकि cos x की वैल्यू -3/2 नहीं हो सकती। तो जब रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहीं पे रख दो, -3 हो जाएगा, 1 + 2 0, और y मैक्सिमम हो जाएगा, ये cos x जब -1 रखा है, और जब cos x 1 रखोगे तो 6, तो y की वैल्यू होगी 0 से लेके 6। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का सामना आया। अभी अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और आगे चलेंगे, अभी आज इतना ही रखते हैं।